हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद चाहत। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 12th हिस्ट्री की बुक 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और बुक 2 का चैप्टर 1 करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि वैसे आपका चैप्टर 5 है, यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लर्न विद चाहत। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका टाइम पीरियड है 10वीं से, ठीक है, 17वीं शताब्दी। यानी कि 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में जो भी यात्री आए, ठीक है, काफ़ी सारे यात्री आए थे। मेनली हम 3 यात्रियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी यात्री इस दौरान भारत में आए, उन्होंने जब वो आते हैं, यात्रा करते हैं किसी किसी देश में, तो वो लिखते हैं, जो भी लिखते हैं उसको बोला जाता है उनका यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो जो भी उन्होंने लिखा, उनका जो नज़रिया था, उन्होंने उस हिसाब से लिखा। तो उनके नज़रिए से हम 10वीं से 17वीं शताब्दी के भारत को इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो यात्रियों ने लिखा, ठीक है, वो उनका नज़रिया था, जो उनको जैसा लगा वो उन्होंने वैसा लिखा। एग्जैक्ट वैसा ही सिस्टम भारत में था ये नहीं मानना है हमको, क्योंकि सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमको बिल्कुल उसको एब्सोल्यूट मान के नहीं चलना है। ओके, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला टॉपिक है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो देखो, लोग अलग अलग रीजंस की वजह से यात्रा किया करते थे। जैसे कि लोग कार्य की तलाश में यात्रा किया करते थे कि उनको अच्छा रोजगार मिल जाए, तो उसके लिए वो अलग अलग देशों में जाया करते थे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे यात्री जो थे वो भारत में भी आए थे। ओके, इब्न बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर, इन यात्रियों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये भी इसी रीजंस की वजह से यात्रा करके भारत में आए थे। और पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी लोग यात्रा करते हैं, ठीक है। एक सैनिक के रूप में भी यात्रा करते हैं, व्यापारी के रूप में भी अपना माल बेचने के लिए, ठीक है, मुनाफा कमाने के लिए भी लोग यात्रा करते हैं। और किसी के यहाँ प्राकृतिक आपदाएं का बड़ा अगर दिक्कत होती है, ठीक है, बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, सूखा पड़ता है, वो जो जलवायु है, जो है सारा उस हिसाब से नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बार बार सूखा पड़ रहा है, या बारिश ही बहुत ज़्यादा आ रही है, बाढ़ आ रही है, ठीक है, भूकंप आ रहे, तो लोग इन वजहों से भी यात्रा करते हैं, दूसरे दूसरे देशों में जाके रहने लगते हैं। फिर लोग साहस की भावना से भी प्रेरित होकर यात्रा किया करते थे, क्योंकि देखो, आज की डेट में यात्रा करना और पहले जो 10वीं से 17वीं सदी का जो समय है बेसिकली, उसमें यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक तो क्या होता था, उस टाइम यातायात के ऐसे कोई साधन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में हम देखेंगे, ठीक है, बाइक है, कार है, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन है, काफ़ी सारे साधन हमारे लिए उपलब्ध है। यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया था और कम्युनिकेशन के कितने सारे संसाधन हैं हमारे पास, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं हुआ करता था, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। और मतलब कोई अगर बीमार हो जाए, ठीक है, किसी को बुखार हो जाए, तो फिर वो मतलब कैसे मैनेज करेगा बेचारा अकेला यात्री। और भी कई रीजंस होते थे, जैसे कि अगर यात्री को अपने घर की याद आ जाए, अब वो इतना कोसों दूर किसी दूसरे देश में जाके बसा है और मतलब उसे घर की याद आ जाए, तो उतना मतलब संचार भी आप देख रहे हो कि उस टाइम पे संचार कैसा था। तो उस वो फिर मतलब क्या करे फिर ऐसे में यात्री, ठीक है। और सबसे मेन डर क्या रहता था, मेन
प्रॉब्लम ये रहती थी यात्रा करने के दौरान, डाकुओं का भय रहता था। डाकू आ गए, ठीक है, डाकू ने क्या किया, आप थे, आपको लूट पाट लिया, ठीक है, आपको घायल कर दिया, आपको मार दिया। तो ऐसे कई कई रीजंस होते थे कि लोग फिर मतलब जो सरवाइव करते थे ऐसे, जो जिनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ये सब करने में, बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, सक्सेस मिलती है तो मतलब एक साहस की भावना हमारे में आती है, ठीक है, तो लोग साहस की भावना से भी प्रेरित होकर यात्रा किया करते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि जो भी यात्री आते थे, कहीं भी दूसरे देश में ट्रैवल करते तो वो अपने वृत्तांत लिखते हैं, मतलब जो भी वो लिखते हैं, कहीं दूसरे देश में जाते हैं, जो भी लिखते हैं उसको उनका यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। तो जो यात्रा करते थे लोग, वो अपने वृत्तांतों में क्या क्या लिखा करते थे। तो देखिए, वो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के दरबार में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वो ये लिखा करते थे, ठीक है, स्थापत्य के बारे में लिखा करते थे, ओके, और धार्मिक विषयों के बारे में लिखा करते थे, स्मारकों के बारे में लिखा करते थे। ये तो सॉरी, यहाँ गलती से आ गया है, वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में। मेनली हम इस चैप्टर में 3 यात्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो यात्री थे एक तो अल बिरूनी था यात्री, ठीक है, जो कि 11वीं सदी में भारत आया था उज़्बेकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट यात्री था इब्न बतूता, जो कि 14वीं सदी में भारत आया था मोरक्को से, मोरक्को अफ्रीका साइड पे पड़ जाता है। एंड एक यात्री और था फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, और ये आया था फ्रांस से भारत में 17वीं सदी में। मेनली हम इन 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10वीं से 17वीं सदी के बीच में सिर्फ यही 3 यात्री भारत आए थे। यात्री बहुत सारे आए थे, लेकिन हम इस चैप्टर में मेनली इन 3 यात्रियों का क्या नज़रिया था भारत को लेकर, क्या क्या उन्होंने लिखा भारत के बारे में, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम इब्न बतूता के अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे हम। और अल बिरूनी ने जो जो वर्णन किया, पहले हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, देन हम इब्न बतूता का एंड वो सब पढ़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्या है इस चैप्टर में कि आपके ये जो चैप्टर है इसमें 3 यात्री हैं, ठीक है, अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर। तीनों के बारे में क्या कर रखा है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, तीनों के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बता रखा है, देन उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में वो बता रखा है, ओके। तो मैं आपको क्या करूँगी, आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे बिता रखे हैं टॉपिक्स, तो मैं अल बिरूनी के बारे में पहले आपको उसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो बताऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको उसका सारा विवरण बताऊंगी इस चैप्टर में, ठीक है। सारे टॉपिक्स हम पहले अल बिरूनी के एक साथ कवर करेंगे, देन इब्न बतूता के एंड देन फ्रांसवा बर्नियर के। और इस वीडियो में हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो अल बिरूनी जो था, ठीक है, अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, जो अल बिरूनी था उसकी जो उसने यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है, उसका नाम था किताब उल हिंद, ओके। अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 में, ठीक है, ख्वारिज़्म में, उस जो कि उज़्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़्म जो था वो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, इस वजह से अल बिरूनी ने भी उस समय में उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अल बिरूनी जो था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, ठीक है, उसने कई कई भाषाएं वो जानता था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, लेकिन उसे एक लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था एंड वो था यूनानी। यूनानी भाषा का वो जानकार नहीं था, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट, और लेकिन देखिए उसे यूनानी भाषा के बारे में तो वैसे नहीं पता था, लेकिन कुछ यूनानी दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरस्तु वगैरह, इनके बारे में उसने पढ़ा था। किस माध्यम से पढ़ा था, अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। फिर देखिए क्या होता है, सन 1017 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया, और ठीक है, और वहाँ पे जो भी सारे विद्वान थे और जो कवि थे सबको वो अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले जाते हैं, और अल बिरूनी भी उनमें से ही एक था। स्टार्टिंग में तो क्या था कि अल बिरूनी
बंधक के रूप में आया था गजनी में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसको शहर पसंद आने लग जाता है। एंड यहीं से ही फिर उसकी रुचि भारत में डेवलप भी होती है। ठीक है, तो उसने 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक पूरा वो भारत में ही रहा। गजनी में ही अलबिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अलबिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। ठीक है, और ऐसे उसने क्या किया, उसने संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा भी की थी। अब हम पढ़ेंगे अलबिरूनी की बुक किताब उल हिंद बोलो या अल हिंद बोलो, एक ही बात है। ठीक है, किताब उल हिंद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये जो किताब है अलबिरूनी की, अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही सरल है और स्पष्ट है, और एक विस्तृत ग्रंथ है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। 80 चैप्टर्स हैं इसमें, और इसमें धर्म दर्शन के बारे में लिखा है, त्योहारों के बारे में लिखा गया है, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों के बारे में, मूर्ति कला के कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अलबिरूनी द्वारा इस अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता था। देखिए, जो भी ये जो बुक थी ये 80 चैप्टर्स में थी, और अलबिरूनी जो कुछ भी लिखता था ना, उसमें एक एक पैटर्न फॉलो किया करता था। वो पैटर्न क्या था कि जैसे उसने कुछ लिखना है, ठीक है, तो वो क्या करता था, पहले एक प्रश्न पूछता था। पहले उसने एक प्रश्न पूछा, ठीक है, फिर खुद ही उसका आंसर भी देता था वो। ओके, मतलब संस्कृतियों के बारे में बताता है, या जो भी उसने क्वेश्चन पूछा फिर उसका आंसर दिया। देन लास्ट में क्या करता था, वो अन्य संस्कृतियों से तुलना करता था, कंपैरिजन कर देता था कंक्लूजन में। ओके, तो ये स्टाइल कुछ रहता था अलबिरूनी का। और कुछ विद्वानों का तर्क ये भी है कि इस लगभग ये जो ज्यामितीय संरचना है, इसका मुख्य कारण ये था कि अलबिरूनी का गणित की ओर झुकाव, इस वजह से उसका स्टाइल ऐसा था। अलबिरूनी ने अलबिरूनी ने अरबी भाषा में भी लेखन किया था। ठीक है, और यह कृतियाँ उसने उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी होंगी। और लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण जो था वो आलोचनात्मक भी था, और निश्चित रूप से वो चाहता था कि कोई ना कोई सुधार हो। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये आपके बुक में बनी हुई है। इसमें जो ये देख रहे हैं आप इनको, ये हैं सोलोन। सोलोन कौन थे, तो वो एथेंस के राजनेता और कवि थे। और ये जो हैं ये इनके स्टूडेंट्स हैं, ये इनके शिष्य दिखाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है एक, तो मेरे को लगा कि कवर करना चाहिए था। 1 नंबर का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो वो भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे, ताकि आपको बाद में अलग से परेशान ना होना पड़े कि मतलब जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 बिल्कुल स्कोर करना चाहते हैं कि मेरा 1 नंबर कट जाएगा या कुछ, तो हमें उसके लिए मेहनत तो देखो करनी पड़ती है। बट कोई नहीं, मैंने आपकी मेहनत थोड़ी कम कर दी, और मैं सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके साथ कवर करती चलूँगी। नेक्स्ट, अलबिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा समझने में बाधाएं और उन पर विजय। अब जब अलबिरूनी इंडिया आया था, ठीक है, तो वहाँ के जो वो लोगों से मिला, हमारा जो भारतीय समाज था उसको समझने में उसे कुछ बाधाएं आई। ओके, प्रत्येक यात्री ने जो भी देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। अलबिरूनी ने जब भारत को समझने की कोशिश की तो उसने विभिन्न समस्याओं का सामना किया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कुछ अवरोध, कुछ ऐसी रुकावटें उसके रास्ते में आई, जो उसे जिस वजह से उसे समझने में भारतीय समाज को दिक्कत हो रही थी, और उसने इन रुकावटों को क्या बोला, अवरोध बोला। ठीक है, तो उसने 3 अवरोधों की चर्चा की है, और वो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3 अवरोध हैं। पहली है भाषा, ओके, दूसरा है धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, थर्ड है अभिमान। ये 3 अवरोधों की चर्चा अलबिरूनी करते हैं।
तो अल्बिनूनी के भाषा को लेकर क्या समस्या थी कि अल्बिनूनी को देखिए संस्कृत समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि अल्बिनूनी के अनुसार संस्कृत, अरबी एंड फ़ारसी इन भाषाओं से काफ़ी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। यानी कि ये इन दोनों लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी, इस वजह से ट्रांसलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अल्बिनूनी संस्कृत के बारे में और भी कुछ बोलता है, जैसे कि इसमें शब्द रूप एंड धातु रूप ये सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक उसका काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है। तो ऐसे ट्रांसलेशन में दिक्कत आती थी। आपके स्रोत में थोड़ा बहुत लिखा है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अब भारत में देखिए वो जहाँ से आया वहाँ का कुछ अलग सिस्टम रहा होगा, वहाँ के कुछ धार्मिक रीति रिवाज अलग रहे होंगे, कुछ प्रथाएं अलग रही होंगी, यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था, तो उसे समझने में थोड़ा दिक्कत आई थी। और अभिमान, अभिमान मतलब ये होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक एरोगेंट वे जो होता है ना, घमंड बोल लो आप, या मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला वे जो होता है, अकड़ दिखाना, इस टाइप का वे, उसको बोलते हैं अभिमान करना। तो अभिमान भी एक अवरोध था भारतीय समाज को समझने में अल-बिरूनी के लिए। जैसे मतलब उसने कुछ पूछा और मतलब लोगों ने बताया नहीं, या मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है ना, हमारे साथ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो उसने भी अल-बिरूनी ने उसे भी बताया कि ये भी एक अवरोध था उसके लिए भारतीय समाज को समझने में। अल-बिरूनी को इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी उसने लगभग पूरी तरह से ही ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। देखिए ये सारी जो समस्याएं थी, तो उसने फिर अल-बिरूनी ने क्या किया, जो ब्राह्मणों ने जो भी कुछ लिखा था उन उस बेस पे उन्होंने एज्यूम किया कि भारतीय समाज टोटली ऐसा ही है। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता और पतंजलि की कृतियाँ, मनुस्मृति, इन सब पर वो आश्रित रहा। और ये जो अवरोधों वाला क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते चल रहे हैं और अच्छे से चैप्टर को सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से चैप्टर को सुनेंगे तभी आप फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो अच्छे से सुनिएगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का है, और वो है अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का वर्णन। यानी कि जो अल-बिरूनी था उसने हमारी जाति व्यवस्था, जो हमारा कास्ट सिस्टम था, जो हम 3rd चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हमारा जो भारतीय समाज था वो 4 वर्गों में बटा था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, और फिर वैश्य एंड देन शूद्र। तो हमारा जो भारतीय समाज जाति व्यवस्था में बटा हुआ था, तो उसके बारे में क्या अल-बिरूनी कहता है वो हम देखेंगे। 3 मार्क्स का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आए ना आए ये ज़रूर आ जाता है। तो अल-बिरूनी लिखता है कि फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी, ठीक है। पहला वर्ग कौन सा था? घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा वर्ग था भिक्षु और अनुष्ठानिक वर्ग। तीसरा वर्ग था चिकित्सा, खगोलशास्त्री तथा वैज्ञानिक वर्ग। चौथा वर्ग था कृषक तथा शिल्पकार वर्ग, ठीक है। तो उसने बताया कि फारस में भी जाति व्यवस्था थी, वहाँ पे भी सब ऐसे ऐसे सामाजिक वर्गों में बटे हुए थे। तो इससे वो ये क्या दिखाना चाहता था कि ये जो सामाजिक वर्ग थे ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। यानी कि जाति व्यवस्था, सामाजिक वर्गों में अलग अलग वर्गों में बटा होना, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि मतलब ये तो हर जगह होता है। अल-बिरूनी ने ये बोला है इसको लेके। और अल-बिरूनी का क्या कहना था? तो वो बोलता है कि इस्लाम में भी सभी लोगों को समान माना जाता है, ठीक है। और बस इनका डिफरेंस क्या होता है, इनकी भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में होती हैं। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था को तो स्वीकार किया, परंतु उसमें विद्यमान अपवित्रता को अस्वीकार किया। कहने का मतलब ये है कि अल-बिरूनी ने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये हर जगह हर देश में जाओगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो इसमें अपवित्रता है ना, कि जो शूद्रों को, कुछ निचले जाति के लोग हैं उनको मतलब बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो उनको अछूत माना जाता है, उन्हें छूना और देखना भी ऐसा बुरा माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, अल-बिरूनी ने ये बोला।
उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है और फिर उसमें वो सफल भी होती है। अब देखो, गंदा तो हर कोई हो सकता है ना। अब गंदे हम हो जाए, हमने कोई मान लो जो कोई भी है, अब कोई हम अपने घर की सफाई भी तो करते हैं ना, सफाई करते वक्त भी हम गंदे हो जाते हैं। तो हर चीज़ जो भी गंदी हो जाती है वो फिर से अपने आप को, फिर से अपनी ओरिजिनल जो स्थिति थी उसको, उसमें आने का प्रयास करती है एंड देन उसमें सफल भी होती है। कोई चीज़ गंदी हो जाए तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो फिर गंदी हो गई और वो साफ़ नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो अल-बिरूनी क्या करते हैं, प्रकृति का उदाहरण देते हैं, हमें नेचर का एक उदाहरण देते हैं कि जो सूरज है वो हवा को सच करता है, ठीक है, और समुद्र में जो नमक है ना वो समुद्र के पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं था। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में जो विद्यमान अपवित्रता है ना उसकी अवधारणा प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। उसकी जाति व्यवस्था का ये विवरण पूरी तरह से संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था। ठीक है, तो ये अल-बिरूनी ने इंडिया की जाति व्यवस्था को लेकर बोला। लेकिन ये जो उसका जो कुछ भी उसने ये सब लिखा वो पूरा का पूरा ये विवरण पूरा का पूरा संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था। अब वही उसके रास्ते में जो अवरोध आए थे वो पूरा उसने भारतीय समाज में पूरा अच्छे से जाके तो देखा नहीं कि ये जो सब लिखा हुआ है जाति व्यवस्था के बारे में ग्रंथों में कि क्षत्रिय को ये पोजीशन मिली है, शूद्र को ये पोजीशन मिली है और इनका ये ऐसे ऐसे होता है, तो उसने पूरा अच्छे से जाके तो देखा नहीं समाज में क्या होता है कि वास्तविकता में प्रैक्टिकली ये सब हो भी रहा है या कैसा हो रहा है, कौन जाति व्यवस्था को मान रहा है, कौन उसका उल्लंघन कर रहा है ना, वो सब उसने देखा नहीं। लेकिन हमने थर्ड चैप्टर में तो हमने अच्छे से पढ़ा था ना कि इन सब को जरूरी नहीं है हर कोई मानता ही था, इन सब का रूल्स तोड़े भी जाते थे। तो उतना अच्छा सा भारतीय समाज को अल-बिरूनी ने नहीं देखा। जो संस्कृत ग्रंथों में स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे हुए थे ना उसने उसी को लेके एज्यूम कर लिया कि भारत में बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होता है। वास्तविक जीवन में ये इतनी भी कड़ी नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए अंत्यज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था से परे। ये श्रेणियाँ थीं अंत्यज नाम की, ठीक है, और ये सामान्यतः इनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि ये किसानों और ज़मींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराएं। ठीक है, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होती थी लेकिन फिर भी इनको आर्थिक तंत्र में तो शामिल किया जाता था। नेक्स्ट, अल-बिरूनी का जो भी पोर्शन था वो हम सारा कवर कर चुके हैं। अब हम इब्न बतूता का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इब्न बतूता का रिहिला, अब देखिए जैसे अल-बिरूनी का यात्रा वृतांत है किताब उल हिंद, ओके, तो इब्न बतूता का कौन सा है, रिहिला, जो वो आया भारत में, उसने जो भारत के बारे में लिखा, ठीक है, तो वो किस में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है उसने और उस बुक का नाम है रिहिला। तो इब्न बतूता की यात्रा वृतांत को रिहिला कहा जाता है और इसकी लैंग्वेज है अरबी। और जो यह यात्रा वृतांत है ये 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत से मतलब ये जो यात्रा वृतांत रिहिला है ये भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमको देता है। इब्न बतूता का जन्म देखिए कहाँ हुआ था, तो वो मोरक्को में टेंजियर नाम की जगह पे उसका जन्म हुआ था और ये मतलब काफ़ी सम्मानित तथा शिक्षक परिवारों में हुआ था, काफ़ी पढ़े लिखे लोगों के परिवार में उसका जन्म हुआ था और ये लोग इस्लामी कानून शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। ये अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने क्या किया, कम ही उम्र में उसने अच्छी शिक्षा, शास्त्रोक्त शिक्षा उसने हासिल की, क्योंकि देखिए वो काफ़ी अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, तो उस वजह से जाहिर सी बात है कि उसने भी अच्छी शिक्षा हासिल की। वह पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज देखिए उसका मानना क्या था, उसकी सोच क्या थी, क्या नज़रिया था उसका, कि हमें पुस्तकों को पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए, बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रैवलिंग करके घूम घूम के हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए।
बुक में क्या होएगा, हमको थ्योरी मिलेगी बस, ठीक है। लेकिन हम जब ट्रैवल करेंगे तो हम नए नए एक्सपीरियंस हमको मिलेंगे, हम उस जगह को देखेंगे। एक ये वही एग्जांपल आप ले लो कि आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आप ताजमहल गए और आपने देखा ताजमहल कैसा है, वहाँ पे ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो ये क्या हुआ, ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता था इब्न बतूता कि हमको यात्राओं से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इसको ये एक अच्छा तरीका मानता था ज्ञान अर्जन करने का। उसे यात्राएं करने का भी बहुत शौक था और वह नए नए देशों से लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों तक वो गया था, ठीक है। और मतलब उसने मक्का की तीर्थ यात्रा पे गया था, सीरिया गया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, उसने कई कई जगहों की उसने यात्राएं की, ठीक है। फिर सन 1333 में वो स्थल मार्ग के जरिए कहाँ पहुंचता है, सिंध। सिंध अभी के टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था, बट विभाजन से पहले। तो 1333 में इब्न बतूता भारत आता है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड था, इसलिए फिर वो दिल्ली भी आता है। एंड देन उसकी सुल्तान ने देखा कि इब्न बतूता तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो उनको क्या किया, सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश भी बोल सकते हैं हम, इस पोस्ट पे उसको नियुक्त कर लिया। और इस पद तक कई वर्षों पर बना रहा इब्न बतूता। फिर उसने क्या हुआ, विश्वास खो दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में। इस वजह से फिर इब्न बतूता को कारागार में, जेल में डाल दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है, ठीक है, गलतफहमी दूर हो जाती है। एंड देन फिर से उस सेम पोस्ट पे इब्न बतूता को वो कर दिया जाता है। इब्न बतूता फिर क्या होता है, 1342 में मंगोल शासक के पास उसे सुल्तान के दूत के रूप में उसे चाइना भेजा जाता है, ठीक है। चाइना जाने का सुल्तान आदेश देते हैं उसे। लेकिन आप देखना अब वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट चाइना नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट चाइना नहीं जाएगा, वो इधर उधर घूम के चाइना जाएगा। देखना, उसे यात्रा का बहुत शौक था, आप यहाँ से भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, इब्न बतूता पहले तो मध्य भारत के रास्ते वो मालाबार तट किया, ठीक है। मालाबार इज इन केरला। फिर क्या होता है, मालाबार से वह मालदीव गया, ठीक है, वहाँ 18 महीने तक फिर काजी के पद पे रहा। फिर श्रीलंका गया, वहाँ से फिर मालदीव गया, फिर बंगाल, असम भी गया, ठीक है। और फिर उसने अपने चीन जाने के कार्य को अपना फिर उसने दोबारा शुरू किया। मतलब इतनी जगह घूमा वो, देन फिर वो चीन जाने के लिए फिर से वो रेडी हुआ। फिर वो पहुँचता है चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जिसको क्वाइंजू बोला जाता है आज के टाइम पे। तो उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वो फिर बीजिंग तक गया था वहाँ पे। 1347 में क्या होता है, 1347 में इसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया, ठीक है। 1347 में फिर वो अपने वापस घर जाता है। इब्न बतूता की जो चीन का यात्रा वृतांत, वो वहाँ जो चीन में गया, तो इब्न बतूता ने चीन के बारे में भी कुछ कुछ लिखा अपने यात्रा वृतांत में। और जो उसका टेक्स्ट है, जो उसका यात्रा वृतांत है, जो उसने चीन को लेकर लिखा, उसकी तुलना की जाती है मार्को पोलो से। मार्को पोलो कौन था, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, ये 10th क्लास में इसका नाम आप सुन के आए होंगे। ये एक इतावली यात्री था, ठीक है, इटली का था। तो मार्को पोलो क्या था, 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी। इसने भी चीन की यात्रा की थी, ठीक है, और इसने भारत की भी यात्रा की थी। और इसने चीन को लेके भी, मतलब इसके भी यात्रा वृतांत थे। तो जो इसका मार्को पोलो का जो यात्रा वृतांत है, उसकी तुलना की जाती है इब्न बतूता के चीनी यात्री वृतांत से, ठीक है। 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। एक ये पिक्चर और है हमारी बुक में। तो ये मथुरा की मूर्ति का एक नमूना है और इसमें आपको यहाँ यात्री दर्शाए गए हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से साधन दिखाए गए हैं। आपको इस फोटो को, इस पिक्चर को अच्छे से देखना है एंड देन बताना है आपको कि उस टाइम पे यात्रा के कौन कौन से साधन हुआ करते थे। इस पिक्चर को अच्छे से देख के बताएंगे आप। तो
तो आज यात्रा करना जितना इजी है उसकी तुलना में 14वीं शताब्दी में यात्रा करना उतना इजी नहीं हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा और जोखिम भरा काम हुआ करता था। तो इब्न बतूता के अनुसार क्या है कि उस टाइम पे यात्रा करने में कई कई दिन लग जाते थे। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट के उतने ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में काफ़ी काफ़ी दिन लग जाया करते थे यात्रा करने में। अब वो बताता है कि कितना कितना टाइम लगता था। मुल्तान से दिल्ली जाने में क्या होता था, लगभग 40 दिन लगते थे। सिंध से दिल्ली में ऑलमोस्ट 50 दिन के आसपास लगा करता था। दौलताबाद से दिल्ली जाने में भी 40 दिन के आसपास लगते थे। ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन के आसपास लग जाता था। तो इतना इतना समय तो ट्रैवलिंग में चला जाता था। इब्न बतूता ने डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण भी काफ़ी झेल रखे हैं। देखिए, वो उसे घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और वो काफ़ी ज़्यादा आक्रमण वगैरह सब झेले हैं उसने, क्योंकि यात्राएं इतनी करता था। यहाँ तक कि वो अपने साथियों के साथ कारवां में एक बार जा रहा था, ठीक है। उसे तो क्या हुआ था, उसे वहाँ पे लुटेरे मिले थे और उस दौरान क्या हुआ, उसके साथ डाकुओं का आक्रमण हुआ, उनके साथ लूटपाट हुई। जो उसके साथी यात्री थे उनका क्या हुआ, कुछ तो मारे गए देखो, और बहुत सारे जो जीवित बचे उसमें वो घायल भी हो गए। तो उनमें से इब्न बतूता भी एक था। ये देखिए, ये एक पिक्चर है आपके बुक में। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि डाकू जो हैं वो यात्रियों पे हमला कर रहे हैं। तो आप देख रहे होगे यात्री कैसे भाग रहे हैं यहाँ पे। और ये 16वीं सदी का एक मुगल चित्र है। उस टाइम पे मुगलों का शासन हुआ करता था 16वीं सदी के दौरान। और एक ये पिक्चर और है, इसमें नाव में आपको यात्री बैठे दिखाई दिए हैं। ये बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला है, ठीक है। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी का ये पिक्चर है। अब देखिए, इब्न बतूता जो था वो एक हठीला यात्री था। हठीला मतलब होता है जो ज़िद्दी हो, मतलब कुछ मर्जी हो जाए लेकिन वो अड़ा रहे अपनी बात पे, उसको बोलते हैं हठीला, ठीक है। तो इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। उसने मतलब विश्व में कई कई जगहों में घूमा हुआ था। और जब वो वापस आया घूम फिर के, तो जो स्थानीय शासक थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, जो भी इब्न बतूता ने देखा और मतलब उसके जो भी सब घूमा फिरा जो भी था, उसको उसकी कहानियों को दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके श्रुत लेखों को लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया, ठीक है। इब्न जुजाई मतलब इब्न बतूता ने नहीं चुना था, इब्न जुजाई को वैसे राजा ने चुना था। तो जो जो भी लिखना था, जो भी इब्न बतूता ने बताया, उसको लिखने के लिए इब्न जुजाई को चुना गया था। 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये कुछ कुछ बातें आपको डायरेक्टली आपके चैप्टर में नहीं मिलेंगी। ये स्रोत से निकाल निकाल के मैंने बहुत छाँट छाँट के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये पीपीटी मैंने रेडी की है। ये देखिए, एक और पिक्चर दिखाई गई है, 18वीं सदी का एक चित्र है ये। और इसमें यात्रियों को आग के आसपास बैठा हुआ दिखाया गया है। अब हम इब्न बतूता ने जो भी वर्णन, जो भी भारत के बारे में बताया, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इब्न बतूता नारियल और पान जैसी चीज़ों के बारे में भी बताता है। अब नारियल और पान जैसी चीज़ों के बारे में क्यों बताता है, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ें थी जो उनके वहाँ नहीं थी, ठीक है। उनके मोरक्को साइड पे नहीं हुआ करती थी। ये उसके जो पाठक थे वो पूरी तरह से अपरिचित थे, ये इन्होंने कभी देखा सुना ही नहीं था नारियल एंड पान के बारे में। तो पान के बारे में इब्न बतूता बताता है कि ये अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है इसे, ठीक है। और इस पर कोई फल नहीं उगता है, केवल इसकी पत्तियाँ ही उगाई जाती हैं एंड फिर उनकी पत्तियों को ही यूज़ किया जाता है। तो वो बताता है कि पान को कैसे प्रयोग किया जाता है, उसकी विधि भी बताता है हमको कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, ठीक है, जो कि जायफल जैसी ही होती है। और इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाएं। फिर इसे इसे मुंह में रख कर चबाया जाता है। देन पान की पत्तियों को फिर साथ रख के चबाया जाता है। ये वो पान के बारे में बताता है। फिर इब्न बतूता हमको नारियल के बारे में बताते हैं। नारियल भी उनको ऑफकोर्स काफ़ी यूनिक लगा था। नारियल के बारे में हमको बताते हैं कि ये हूबहू खजूर जैसा वृक्ष दिखता है इसका, और मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि एक से काष्ठ फल मिलता है, ठीक है, और दूसरे से खजूर मिलता है। इब्न बतूता ने हमको ये भी बताया कि नारियल जो है वो मानव के सिर जैसा दिखता है, मानव
के सिर जैसा बताया उसने नारियल को। उसने कहा कि नारियल के वृक्ष का फल मानव के सर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसा एज्यूम किया उसने कि इसमें 2 आँखें होती हैं एंड एक मुख होता है, अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। तो उसने मानव सिर से नारियल को कंपेयर किया है। और जो इसका रेशा होता है, ये जो यहाँ रेशा होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रस्सी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट, इब्न बतूता और भारतीय शहर, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये व्यापक अवसरों से भरपूर थे, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जिनमें इच्छा थी, साधन था, ठीक है, कौशल था, जो कि मतलब लोग होते हैं ना कुछ करने वाले लोग, जो लोग कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भारतीय शहर जो थे वो व्यापक अवसरों से भरपूर थे, ठीक है, घनी आबादी वाले शहर थे, समृद्ध थे, मतलब अच्छे खासे थे, और भीड़ भाड़ वाली सड़कें हुआ करती थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे यहाँ पे। और वो बताते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थी हमारे भारतीय शहरों में। और इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया, विशाल आबादी वाला, और भारत में दिल्ली को सबसे बड़ा बताया है इब्न बतूता ने। फिर दौलताबाद के बारे में वो बताते हैं, जो कि महाराष्ट्र में। वो कहते हैं कि दौलताबाद जो है वो भी कम नहीं है, वो आकार के मामले में दिल्ली को चुनौती देता है। बाजार मात्रा वो कहते हैं कि इब्न बतूता बताते हैं कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी हुआ करते थे। वो कैसे, अभी वो बताएंगे कि जैसे वहाँ पे क्या होता था, बाज़ारों में एक मंदिर हुआ करता था एंड एक मस्जिद हुआ करता था, एक मंदिर और मस्जिद हुआ करता था वहाँ पे, ठीक है। और क्या होता था, कम से कम कुछ में तो क्या होता था, नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी हुआ करता था, प्लेटफॉर्म भी हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुआ करती थी भारतीय शहरों में। इब्न बतूता भारतीय शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि, तो वैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं कि भारतीय कृषि में के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का रीज़न क्या था, कि वहाँ पे मिट्टी का उपजाऊपन था, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। इस वजह से क्या होता था कि किसान एक साल में 2 बार फसलें उगा पाते थे। और ये भी बताते हैं कि भारत में व्यापार और वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था, यानी कि अच्छा खासा व्यापार भी भारत में हुआ करता था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी उस टाइम पे भी। और शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा भी हुआ करता था, व्यापार अच्छा हुआ था तो व्यापारियों, इन शिल्पकारों को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हुआ करता था। और भारतीय कपड़े विशेष रूप से जो सूती कपड़ा था, ठीक है, महीन मलमल, रेशम, जरी, सॉटन, साटन, ये क्या था, इन सब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इन बतूता और बताते हैं कि जो महीन मलमल की कई किस्म जो थी महीन मलमल की, वो इतनी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी कि उसको अमीर अमीर लोग ही ले पाते थे। बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग हुआ करते थे, ऐसे लोग ही फिर महीन मलमल को एक्सेस कर पाते थे। नेक्स्ट है संचार की एक अनूठी प्रणाली। हमको संचार की प्रणाली के बारे में बताते हैं इब्न बतूता। वो कहते हैं कि मतलब इब्न बतूता जो थे वो भारत की डाक प्रणाली देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने, राज्य मतलब सरकार जो उस टाइम सत्ता में है, और उस टाइम सत्ता में कौन था, मुगल थे सत्ता में उस टाइम, ठीक है। तो या राज्य ने क्या किया था, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारी मार्गों पे सराय और विश्राम गृह भी स्थापित किए थे, कि अच्छे से व्यापारी लोग ठहर पाएँ, ठीक है, वहाँ पे रेस्ट कर पाएँ अच्छे से। उसके लिए सारा उनको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी। सड़कों पे विश्राम गृह उन्होंने व्यापारिक मार्गों पे बना रखे थे। और इससे क्या हुआ कि लंबी दूरी तक सूचना भेजना भी आसान हुआ, ठीक है। उधार जो था उसको भी मतलब रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ, ठीक है। अल्प सूचना पर माल भेजना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो पाया भारत की डाक प्रणाली की वजह से। डाक प्रणाली इतनी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि सिंध से दिल्ली जाने में वैसे 50 दिन लगते थे, लेकिन जब कोई ऐसे जासूसी वाला घुस जाता था तो उसकी सूचना पहुंचाने में क्या
50 दिन का काम मात्र 5 दिन में हो जाता था, यानी इतना ज़्यादा टाइम की बचत होती थी डाक प्रणाली की वजह से। और इब्न बतूता बताते हैं कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। तो वो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था कौन कौन सी थी? एक थी उलूक एंड दूसरी थी दावा। तो उलूक क्या थी? राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित थी, यानी कि राजकीय घोड़ों का यूज़ किया जाता था उसमें। जबकि दावा जो थी ये पैदल डाक व्यवस्था थी, इसमें पैदल यानी कि पैरों से, मतलब भाग भाग के संदेश पहुंचाया जाता था। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या लगता है कि दोनों डाक व्यवस्था में से कौन सी ज़्यादा फास्ट हुई होगी। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क है आपका। तो देखिए, जो अश्व डाक व्यवस्था थी, उलूक, ठीक है, जिसमें राजकीय घोड़ों का यूज़ किया जाता था, सरकारी घोड़ों का यूज़ किया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, हर 4 मील की दूरी पे क्या होता था, संदेश लेके घुड़सवार भागा करते थे। जैसे यहाँ पे एक घुड़सवार है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे संदेश लेके भागा, फिर यहाँ पे एक और घुड़सवार है, उसे थमा दिया, देन वो संदेश लेके भागा, फिर यहाँ एक और घुड़सवार है, ठीक है, वो संदेश लेके भागता है, देन फिर ऐसे करके उलूक में हुआ करता था। दावा का सिस्टम क्या था? दावा यानी कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी, उसमें क्या होता था, हर 1 मील पे, ठीक है, हर 1 मील पे क्या हुआ करता था, वहाँ को उसको ना 1/3 पार्ट्स में बांट रखा था, 1/3 पार्ट में बांट रखा था। और ये इसमें नॉर्मल लोग, इंसान भागा करते थे, ठीक है, इसमें संदेश लेके। एक हाथ में क्या करते थे, वो संदेश लेते थे, एंड दूसरे हाथ में वो 2 हाथ लंबी छड़ी लेके उस पे घंटियां बांध के वो भागा करते थे। जितना तेज़ वो भाग सकते हैं उतना तेज़ भागा करते थे। देन हर 1/3 मील पे दूसरा संदेश वाहक खड़ा होता था। देन फिर उसको वो संदेश, पहले घंटियों की आवाज़ आ जाती थी, पता लग जाता था कि अब संदेश मतलब कोई आ रहा है, तो उससे संदेशा लेकर हमको भागना है। तो पहले ही रेडी हो जाते थे, एंड देन संदेशा लेके फिर वो भागते थे। ऐसे करके फिर ये हुआ करता था दावा में। अब है इब्न बतूता का लास्ट टॉपिक, दासों का वर्णन। तो इब्न बतूता जो है वो दासों का भी वर्णन करता है। वो बताता है कि जो बाज़ार है, बाज़ार में दास क्या था, वो किसी भी वस्तु की तरह खुले आम बेचे खरीदे जाते थे और गिफ्ट के रूप में भी दिए जाते थे। तो इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने क्या किया, सुल्तान महमूद के लिए उसने भेंट के लिए, उनके गिफ्ट के लिए घोड़े, ऊँट और दास लिए, ठीक है। उनको भेंट में उसने क्या दिया, घोड़े, ऊँट और दास दिए। और फिर जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास, ठीक है, और घोड़ा भेंट में दिया, क्योंकि वहाँ का ऐसा ही सिस्टम था। वहाँ पे नॉर्मली जो दास थे वो बेचे खरीदे जाते थे और भेंट में दिए जाता था, वहाँ का रीति रिवाज ही ये थे। और इब्न बतूता बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक थे, ठीक है, उनके प्रवचन से इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर उनको 1 लाख टके और 200 दास दे दिए थे। और दासों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी था, क्योंकि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां जो थी वो संगीत और गायन में भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, डांसिंग एंड सिंगिंग और इन सब चीज़ों में भी दासियां काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। और सुल्तान क्या करते थे, अमीरों पे नज़र रखने के लिए, उनकी जासूसियाँ करने के लिए वो क्या करते थे, वो दासों को नियुक्त किया करते थे। दासों को आमतौर पर घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड इब्न बतूता ने बताया कि दासों को पालकियाँ या डोले उठाने के लिए, इस सब के लिए भी यूज़ किया जाता था। दासों की कीमत जो थी, विशेष रूप से जो कि घरेलू श्रम के लिए जो यूज़ किया जाते थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है, यानी कि उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था। स्पेशली जो घरेलू श्रम के लिए यूज़ होते थे दास, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब वही था, काम तो बहुत ज़्यादा था पर पैसे नहीं थे, मतलब इंसान की भी वैल्यू नहीं थी, उसको भी ऐसे बेचा खरीदा जाता था उस टाइम पे, दासों को। और उनकी वैल्यू भी आप देखो कितनी कम थी उस टाइम पे। अधिकांश परिवार जो दास रख पाने में एलिजिबल थे, जो सक्षम थे उतने, वो लोग 1 या 2 दास तो रखते ही थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे तीसरे यात्री के बारे में, फ्रांसवा बर्नियल,
ठीक है, जो कि फ्रांस के थे एंड 17वीं शताब्दी में भारत आते हैं। तो ये क्या थे, ये एक चिकित्सक, एक डॉक्टर थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, एक इतिहासकार भी ये थे। ठीक है, इनका जो यात्रा वृत्तांत है, सॉरी यहाँ बर्नर लिखा गया, ये बर्नियर था, यहाँ पे बर्नियर लिखना था, माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है जो इन्होंने भारत को लेके लिखा, वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। जो भी उन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है, मुगलकालीन भारत में, उसका यात्रा वृत्तांत ये इस बुक में उन्होंने बता रखा है, जो भी था। तो मुगल साम्राज्य में ये लोग ये अवसरों की तलाश में आए थे और 1656 से ये 1668 तक भारत में ही रहते हैं 12 वर्षों के लिए। और मुगल दरबार से बेसिकली ये निजी रूप से जुड़े रहे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे मुगल दरबार के। कैसे, क्योंकि पहले तो ये सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के डॉक्टर के रूप में ये नियुक्त रहे। ठीक है, देन फिर क्या हुआ कि मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दनिश मंद खान के साथ इन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी के और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, वहाँ पे उस पोस्ट पे वो नियुक्त रहे। ये देखिए, ये जो फोटो है इसमें फ्रांसवा बर्नियर को दिखाया गया है यूरोपियन ड्रेस में। ठीक है, 17वीं शताब्दी का चित्र है ये। पूर्व और पश्चिम की तुलना। देखिए बर्नियर की ना वैसे तो काफ़ी सारे यात्री आए थे, लेकिन बर्नियर का क्या था कि बर्नियर जो कुछ भी देखता था ना, उसका कंपैरिजन करता था। किससे? जो भी कुछ उसने भारत में देखा उसका कंपैरिजन करता था वो यूरोप से, फ्रांस से। ठीक है, पूर्व, यहाँ पूर्व का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब बेसिकली जो एशिया वाले देश से या भारत। ठीक है, पूर्व का मतलब ये है। एंड पश्चिम का मतलब है यूरोप। जब भी पश्चिम की बात आती है तो उसका मतलब होता है यूरोप, ठीक है, या अमेरिका और ये सब। लेकिन यहाँ पे मेनली पश्चिम का मतलब है यूरोप एंड फ्रांस जैसे देशों से। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में कई लोग भारत, कई यात्री भारत आए। ठीक है, वहाँ के यात्री रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत सब ने, काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने लिखा भारत के बारे में। और जैसे जेसुइस्ट रॉबर्टो नोबली ये थे, इन्होंने क्या किया, भारतीय ग्रंथों का इन्होंने यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। फिर दुआर्ते बरबोसा हैं, ये भी क्या थे, ये एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से ही थे और इन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार एवं समाज के बारे में लिखा। ये सारे 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर थे, इन्होंने क्या किया, ये मतलब विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, ज़्यादा प्रभावित थे, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इन्फ्लुएंस थे। इसने क्या किया, भारत की तुलना इन्होंने ईरान एंड ऑटोमन साम्राज्य से की। एक और भी थे मनुकी, ये कहते एक इटावली चिकित्सक, एक डॉक्टर थे इटली के। इन्होंने क्या किया, ये कभी भी यूरोप वापस नहीं गए, इनको इंडिया इतना अच्छा लगा। फिर आते हैं फ्रांसवा बर्नियर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे थे ऐसे ऐसे यात्रियों के जिन्होंने मतलब भारत के बारे में लिखा, और मतलब मनुकी जैसे कुछ, जिनको भारत इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर वो अपने देश में वापस भी नहीं गए और भारत में ही बस गए। लेकिन फ्रांसवा बर्नियर जो था वो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट बोल सकते हैं उनको। इन्होंने क्या किया, भारत देश के कई भागों की यात्रा भी की इन्होंने, और जो देखा उसके बारे में इन्होंने लिखा। और समानता क्या करते थे, वो जो भी भारत में देखते थे ना, उसकी तुलना वो करते थे यूरोप से। ठीक है, जो भी यूरोप में है उसकी तुलना उससे कर दिया करते थे, यूरोप से, बेसिकली फ्रांस जैसे देशों से वो उसकी तुलना, हमारे भारत की तुलना करते थे। और यूरोप को तो बहुत अच्छा दिखाते थे कि यूरोप तो इतना ज़्यादा डेवलप है एंड ये है, वहाँ पे वो है एंड जो भारत है उसकी स्थिति तो कितनी दयनीय है, वहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा दुखद वो है, यहाँ पे सबको कितना तंग किया जाता है, किसानों को एंड सबको, वो ऐसा स्थिति भारत की काफ़ी ज़्यादा दिखाते थे। ये एक पिक्चर है आपकी बुक में जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की। ठीक है, भारतीय पोशाक में। फ्रांसवा बर्नियर का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए, जो बर्नियर थे इन्होंने जो अपनी प्रमुख कृति थी ये लुई 14 को समर्पित की। लुई 14 आप जानते ही होंगे, फ्रांस के राजा थे, 9th क्लास में नाम सुना होगा आपने इनका।
और लगभग जो भी कुछ उन्होंने लिखा बर्नियर ने, उसकी स्थिति, वो भारत की स्थिति को यूरोप से कंपेयर करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि मतलब यूरोप तो काफ़ी ज़्यादा विकसित है एंड जो भारत है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, मतलब दया के लायक है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका और जो कुछ भी उन्होंने देखा बताया वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बिल्कुल सटीक नहीं था। जब भी उनके, लेकिन जो भी उनका कार्य प्रकाशित हुआ, जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो प्रकाशित हुआ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली उससे, काफ़ी मतलब ही वॉज सुपर फेमस, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे वो। जो कुछ भी लिखा, सही लिखा गलत लिखा जैसा मर्जी लिखा, बट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ वो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली उसको इन सब से। तो बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए एंड फिर अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर फिर अंग्रेज़ी, डच, जर्मन और इटावली भाषा में भी इनका ट्रांसलेशन हो जाता है। 1670 से 1725 के बीच में क्या होता है, उनका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित होता है। देन 1684 में क्या होता है, 3 बार अंग्रेज़ी में पुनर्मुद्रित होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फेमस थे। बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। बर्नियर एक बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था, ठीक है। और बर्नियर ने क्या किया, भारत में जो कुछ भी देखा ना उसकी तुलना में, वही बार बार बता रही हूँ आपको, उन्होंने क्या था, उनका बेसिकली क्या था, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करनी होती है जिनको, उनमें से वो एक थे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी था कंपैरिजन किया, भारत में जो कुछ भी देखा उसकी यूरोप एंड फ्रांस से तुलना की। विशेष रूप से ऐसी ऐसी टॉपिक्स को उन्होंने चुना जो कि उनको नहीं पसंद थे। विशेष रूप से वह ऐसी थी जिन्हें उसने अवसादकारी माना, यानी अच्छा नहीं माना। उसका विचार क्या था, नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी जो भी ऐसे लोग थे, ठीक है, इनको प्रभावित करना था कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो ये लोग पढ़ेंगे, फिर क्या होएगा, थोड़ा कुछ मतलब हो सकता है रिफॉर्म हो पाए। तो इस वजह से भी इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी अपने वृत्तांतों में। और बर्नियर जो था वो मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करते थे। समानता यूरोप को हमेशा श्रेष्ठ दिखाते थे और भारत को निम्न कोटि का दिखाने का प्रयास करते थे। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार, देखिए बर्नियर के अनुसार क्या था, भारत और यूरोप के बीच में मेन डिफरेंस क्या था कि भारत में ना निजी स्वामित्व, भू स्वामित्व का अभाव था, अकॉर्डिंग टू फ्रांसवा बर्नियर, कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव है। ओके, उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए ही खतरनाक बना। उसने कहा कि भारत में तो राजा, सारा भूमि पे किसका स्वामित्व है, राजा का स्वामित्व है, ठीक है। तो ये क्या है, ये राज्य के लिए भी, ओके, एंड ये जो वहाँ लोग रहते हैं उसके निवासियों के लिए भी उसने खतरनाक बताया इसको। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, ठीक है। उसने एज्यूम किया कि सारी भूमि का स्वामी, सारी भूमि जो है वो सम्राट के अंडर आती है, जो कि सम्राट क्या करते हैं, फिर उसको अपने अमीरों के बीच में बांटते हैं और देन उसके फिर काफ़ी ज़्यादा बेकार कंसिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन 16वीं-17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों का और फ्रांसवा बर्नियर का भी ये बहुत ज़्यादा मतलब अवबोधन था। अवबोधन मतलब कि हाफ नॉलेज लेके चल रहे थे वो, पूरा उन्हें ढंग से नहीं पता था। ये आप चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और बर्नियर कहते हैं कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक, यानी कि जो भूमि को होल्ड कर रहा है उस टाइम पे, जो भूमि पे काम कर रहा है, वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि उसकी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से देगा, भूमि तो सरकार की है, ठीक है, जो सत्ता में शासक है उसकी भूमि है। और वो तो फिर जब नहीं दे सकते अपनी भूमि अपने बच्चों को जिस पे वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों इतना इंटरेस्ट लेके उसमें काम करेंगे, एंड मतलब क्यों इतना वो करेंगे। इसको आप एक उस तरीके से समझें, जैसे कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा अप्रोच होता है ये, कि अगर वो बिज़नेस कर रहे होंगे तो उनका अप्रोच कुछ और होगा, एंड जो जॉब कर रहे होंगे उनका कुछ और अप्रोच होगा। तो जैसे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब कर रहे हैं तो हमें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सैलरी मिलनी होती है ना, तो हमें तो उतने ही पैसे मिलने होते हैं, हमारा तो उतना ही रहता है, चाहे जितना भी अच्छा कोई वर्कर करके देगा तो क्या होगा, प्रॉफिट सारा मालिक को ही जाएगा। ओके, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स का एग्जांपल से ले लो आप, तो फिर वो क्यों इतने अच्छे से इंटरेस्ट लेके उसमें काम करेंगे, उनको ज़्यादा कुछ तो मिलना नहीं, उनको तो वही मिलना, उनका कुछ उसमें थोड़ी ग्रोथ थोड़ी होना है, थोड़ा बहुत और सैलरी हल्की सी फुल्की सी बढ़ जाएगी।
तो ये फ्रांसवा बर्नियर का भी यही मानना है कि सारी भूमि जो थी वो राज्य के अंडर आती थी, तो इस वजह से किसान वगैरह जो जो भी थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा उदासीन थे। वो इतना ज़्यादा दूरगामी निवेश, ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसको भूमि को अपने अंडर नहीं देखते थे, इस वजह से इंटरेस्ट लेके उसमें काम नहीं करते थे। निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के उद्योग को रोका। बर्नियर कहते हैं कि निजी स्वामित्व का जो अभाव है ना, इस वजह से जो अच्छे भूधारक का उदय हो सकता था उसमें रुकावट आई है। जो भूमि का रख रखाव करते, ठीक है, बेहतरी से पूरा अच्छे से सजग होके, जागरूक होके, उसके जो वो फर्टिलिटी का और सारी चीज़ों का ध्यान रखते, तो वो बेहतर भूधारक उदय नहीं हो पाए इस वजह से। इन कारणों से क्या हुआ कि कृषि का समान रूप से विनाश हुआ, और किसानों का भी मतलब अनलिमिटेड उत्पीड़न हुआ, और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में क्या हुआ कि अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। यानी राजा का बढ़िया सिस्टम चलता रहा, उसका मजा प्रॉफिट होता रहा और वो मज़े में रहा, लेकिन जो भी जनता थी एंड जो भी कृषि किसान वगैरह लोग थे, कृषि कृषि से जुड़े जो भी लोग थे, उनका कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि उनका तो काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ, शोषण हुआ। बर्नियर ने भारत समाज को दरिद्र लोगों के रूप में बताया। ठीक है, यहाँ पे तो दरिद्र गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग शक्तिशाली शासक वर्ग के द्वारा अधीन बताया गया। ठीक है, ऐसे दरिद्र लोग, इतने गरीब लोग रहते हैं, और वो किसके अधीन है? वो शक्तिशाली शासक के अधीन है, जो कि अल्पसंख्यक है। वास्तविकता में ये जो अमीर अमीर लोग हैं, शासक लोग हैं, ये कम हैं, लेकिन दरिद्र लोगों का समूह इतना ज़्यादा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, और भारत में गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हैं या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब है। और बर्नियर कहते हैं कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, यानी मिडिल क्लास जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में राजा क्या है? राजा है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा। इसने क्या हमारे शहरों को क्या बताया इन्होंने? विनिष्ट बताया, बेकार बताया, खराब हवा वाला बताया, झाड़ीदार खेत बताए, जो कि घातक दलदलों से भरे हुए हैं। और इसका सब रीज़न क्या बताया? कि राजकीय भूस्वामित्व है, यानी कि प्रॉपर्टी जो भी है सारी, क्या ज़मीन है किसके अंडर है? सरकार के अंदर है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जबकि कोई भी, हैरानगी की बात यह है कि कोई भी ऐसा मुगल दस्तावेज नहीं है ऐसा जो कहता हो कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था, यानी कि सारी भूमि राजा के ही अंडर थी। ऐसा एक भी मुगल दस्तावेज नहीं मिलता है। ये आप अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, आइन अकबरी और उस सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार था अबुल फजल, जो कि मतलब भूमि राजस्व का राज्य का पारिश्रमिक बताता है। ठीक है, और क्या करता है? राज्य द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग बताता है उसे। ठीक है, ना कि स्वामित्व ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान मानता है। बर्नियर के विवरणों ने देखिए, और बर्नियर ने जो कुछ भी लिखा ना, फिर मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसे पढ़ा, तो जो आने वाले और यात्री वगैरह थे उन पे काफ़ी ज़्यादा एक वो होता है ना, हमने कुछ पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वही हुआ। जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके जो वृत्तांत थे, इन्होंने बर्नियर का जो वृत्तांत था उसका प्रयोग इन्होंने प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। प्राच्य यानी कि प्राच्य का मीनिंग बेसिकली है पूर्व, और मतलब एशिया से मतलब है इसका। यानी कि एशिया में तो क्या है, एशियाई देशों में बेसिकली भारत वगैरह में क्या है, यहाँ पे राजा ही सारे मतलब भूमि का स्वामी होता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है और निरंकुश हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, 19वीं शताब्दी के कार्ल मार्क्स थे, इस विचार से को इन्होंने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई।
बर्नियर कहते हैं फिर कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, कोई सरकार कुछ प्रोत्साहन नहीं करती थी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था वहाँ पे। और इसका रीज़न क्या था कि मुनाफे का अधिग्रहण सब कुछ राज्य कर लेता था। जब सारा मुनाफा राज्य के पास चला जाएगा तो क्यों शिल्पकारों एंड मतलब इनके पास क्यों प्रोत्साहन रहेगा कुछ अच्छा करने का। इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था, यानी कि बेकार हो रहा था, जैसे सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा था। और लेकिन फिर जो बर्नियर है समृद्ध व्यापारिक वर्ग के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पे मतलब व्यापारियों का थोड़ा अच्छी स्थिति थी, समृद्ध थे वो। ये देखिए, ये है सोने का चम्मच, ठीक है, और इस पे पन्ने और मणिक जड़े हुए हैं। और ये जो है सोने का चम्मच, ये मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का, यानी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे शिल्पकार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी से चीज़ों को बनाया करते थे, उनकी गुणवत्ता का ये उदाहरण है। ओके, अब देखिए 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग जो था वो नगरों में रहा करता था। ओके, लेकिन उस टाइम पे यूरोप में भी इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लोग नगरों में नहीं रहा करते थे। लेकिन फिर भी जो बर्नियर है वो कहते हैं कि मुगल कालीन शहरों को उन्होंने शिविर नगर बताया। ठीक है, शिविर नगर मतलब शिविर मतलब होता है काइंड ऑफ टेंट लगाना। आज यहाँ टेंट लगाया, आज वहाँ लगाया, आज वहाँ लगाया, आज वहाँ लगाया। तो इन्होंने क्या बताया, मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया। और इससे उनका मतलब था कि उन लोगों से था जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। यानी कि आज राजा यहाँ हैं तो उनके साथ ये लोग रहने लगे एंड देन फिर शिफ्ट हो गए थोड़े टाइम बाद। राजा ने आज यहाँ अपनी वो बसाई, अपनी नगरी बसाई, तो वो भी उसके साथ लोग बस गए। देन फिर क्या हुआ, राजा यहाँ से राजा चला गया तो वो शहर भी फिर हट गया। लेकिन वास्तव में क्या था, सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे कि उत्पादन केंद्र भी थे। ठीक है, ऐसे ऐसे केंद्र भी हुआ करते थे जहाँ पे उत्पादन हुआ करता था। व्यापारिक नगर भी थे, अच्छा खासा कुछ नगरों से व्यापार भी होता था। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंदरगाह नगरों से हुआ करता था। धार्मिक केंद्र भी थे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे एंड वहाँ पे मतलब आना जाना लगा रहता था लोगों का। तीर्थ स्थान वगैरह भी थे। इनका अस्तित्व जो था वो समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का एक निशानी थी। और व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े हुआ करते थे। व्यापारी अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। ठीक है, एंड पश्चिमी भारत में क्या था कि ऐसे समूहों को क्या बोला जाता था, ऐसे समूहों को बोला जाता था महाजन, एंड उनके मुखियों को क्या बोला जाता था, सेठ। अहमदाबाद में क्या था कि सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसको क्या बोला जाता था, नगर सेठ। तो ये कुछ वन मार्कर्स थे, ये भी हमने कवर कर दिए। और अन्य शहरी सामूहिक समूह में व्यावसायिक वर्ग भी थे, जैसे कि कौन कौन था उसमें, चिकित्सक थे जिसको हकीम या वैद्य भी बोला जाता है, अध्यापक थे, पंडित या मुल्ला, ठीक है, अधिवक्ता यानी कि वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार एंड सुलेखक। ये कुछ लोग, ये कुछ इसमें से ये मतलब बेसिकली क्या था इनका, ये राज्य के लिए भी काम करते थे, यानी राजा के काम के लिए भी करते थे एंड अपना पर्सनल लेवल पे भी किया करते थे। अब देखिए, अब हम बर्नियर के सती प्रथा के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी यूरोप एंड पूर्व एंड पश्चिम की बात आती है कि वहाँ पे वो कैसे अलग हैं, यूरोप एंड इंडिया ये सब कैसे अलग हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है कि बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा को विवरण के लिए चुना आपने। और आपको पता भी है, मतलब सती प्रथा तो वैसे भी एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ थी हमारे भारत में, जो कि मतलब आपको पता ही है वहाँ पे सती प्रथा का सिस्टम क्या था। अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी डेड बॉडी के साथ फिर उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, जो उसकी विधवा पत्नी हुआ करती थी, है ना। तो आपका एक होमवर्क, अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रही हूँ, आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, कि सती प्रथा का
चलो एक मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको, एक आप खुद करेंगे। सती प्रथा का जो अंत था वो 1819 में हुआ था। ओके, 1819 में सती प्रथा का अंत होता है। किसने किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चाहे अपनी बुक में कहीं ढूंढ के बताएंगे या फिर आप गूगल करके मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो देखिए, जो बर्नियर था उसने लिखा कि कुछ महिलाएं तो सती प्रथा में क्या करती थी, अपनी मौत को प्रसन्नता से गले लगा लिया करते थे। तो कुछ क्या करती थी, मजबूरन उन्हें फिर मरना ही पड़ता था, उन्हें मजबूरन लाश के पास ले जाके उन्हें जला दिया जाता था जिंदा। तो बर्नियर ने क्या हुआ, लाहौर में 12 वर्ष की एक छोटी उम्र की विधवा को देखा। एक बच्ची को जब, मतलब लड़कियों की जब टीन एज भी स्टार्ट नहीं हुई होती है, तो उस उम्र पे एक लड़की विधवा हुई, ठीक है, 12 वर्ष की उम्र पे। तो उसको वो देखते हैं, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, और उसको ज़बरदस्ती शमशान घाट में वहाँ अपने पति के साथ सती होने के लिए ले जाया जा रहा होता है, ठीक है। और वो क्या, जीवित से ज़्यादा तो वो वैसे ही मृत दिख रही थी, उसकी हालत इतनी बुरी थी, और मतलब उसका क्या व्यथा रही होगी, उसकी क्या इमोशंस रहेंगे, उसको व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बताते हैं बर्नियर। और वो बताते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे मत लेके जाओ वहाँ पे। लेकिन क्या होता है, 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत मिलके जबरन उसे उस घातक स्थल की ओर ले जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि उस टाइम पे मतलब ये सती प्रथा इतनी बेकार थी। ऊपर से तो जो औरतें थी भारत की, ठीक है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें एंड जो भी औरतें थी उस टाइम पे, वो औरतें ही औरतों को जला दिया करती थी, विधवाओं को, जो विधवा हो जाती थी। बट वो कभी ये नहीं सोचती थी कि वो भी कभी विधवा होंगी। तो कितना ये गलत सिस्टम था। इसको भी चुना बर्नियर ने अपने वर्णन के लिए। देन फिर महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों की ओर भी घूमता है। जैसे कि महिलाएं जो थी ना, वो कृषि से भी जुड़ा काम करती थी, और इससे होने वाले उत्पादन दोनों में काफ़ी ज़्यादा उनका रोल रहा करता था। जैसे कि व्यापारिक परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं क्या करती थी, व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लिया करती थी। ओके, और यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए वो अदालत तक भी चली जाती थी। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहें। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पूरा पीपीटी रेडी करना, पूरा अच्छे से एक एक नोट्स आपके लिए छांटना, अच्छे से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना, देन मतलब वीडियो शूट करना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।